हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कंपनी जो है वो व्यापार करने आई थी और बंगाल के एरिया में फिर सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, और उसमें उन्होंने बंगाल पे पूरा अधिकार कर लिया था, कब्ज़ा जमा लिया था। उसके बाद फिर उन्होंने वो मीर जाफ़र को हटाने के लिए बैटल ऑफ बक्सर किया था। ठीक है, तो जो कंपनी ने रूल एक्सपेंड किया था अपना, मीन्स कंपनी ने जो अपना राज था वो धीरे धीरे बढ़ा रही थी। और ये कब हुआ था? ये जो है बिटवीन 1757 से 1857 के बीच में हुआ था। तो 1757 जिसमें कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, और जो 1857 में इसमें इंडियन फ्रीडम वार हुआ था, फर्स्ट इंडियन फ्रीडम वार। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि 100 ईयर का डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, भूलिएगा नहीं। और जो कंपनी थी ये क्या कर रही थी, कैसे एक्सपेंड कर रही थी अपने राज को? एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये क्या कर रही थी कंपनी जो है वो कब्ज़ा कर करके इंडियन स्टेट पे कब्ज़ा कर करके अपने शासन को बढ़ा रही थी, अपने रूल्स को बढ़ा रही थी। ठीक है, और ये जो है ये कंपनी जो है डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करी थी। और ऐसा नहीं है कि उसने कहीं भी युद्ध नहीं लड़ा, कंपनी ने युद्ध लड़ा कई जगह पे, लेकिन इसने क्या किया, ये वो कुछ ना कुछ रूल्स बनाती थी ऐसे। ठीक है, तो जिससे कि क्या क्या ढेर सारे रूल्स बनाने की वजह से क्या हुआ, कंपनी ने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए कि इंडियन स्टेट उनके अंडर में आ जाए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इसने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डिप्लोमेटिक मेथड्स अपनाए एनेक्सेशन के लिए। ठीक है, मतलब कब्ज़ा करने के लिए ढेर अलग अलग वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज़ किए उन्होंने। और जो बैटल ऑफ बक्सर था वो 1764 में हुआ था, जब मीर जाफ़र विरुद्ध हो गया था अंग्रेज़ों के, तो उसको हराने के लिए मीर कासिम को लाया उन्होंने। और इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, कंपनी जो है अब जो इंडियन स्टेट में एक रेजिडेंट अपॉइंट करने लग गई थी। रेजिडेंट क्या होता था, उसका वर्क क्या होता था, वो क्या करता था कि जितने भी इंडियन स्टेट थे उसमें एक एक वो अपॉइंट किया कंपनी ने। तो वो जो रेजिडेंट था वो वहाँ के जो दरबार में जितनी भी चीज़ें होती थी सारी चीज़ों पे अपनी नज़र रखता था कि हाँ कैसे दरबार चल रहा है, या फिर राजा की कौन कौन सी वीकनेस है, और यहाँ पे न्याय कैसे चलता है, कैसे टैक्स लेते हैं, मतलब हर एक चीज़ पे वो नज़र रखता था। और जो रेजिडेंट, कहने को तो वो दरबार में रहता था, लेकिन वो कंपनी के बारे में, मतलब कंपनी को सारी चीज़ें बताता था। और जब सारी चीज़ें बताता था तो क्या होता था कि जब वीकनेस, जो वीक पॉइंट होती थी, जब उसको पता चलती थी, और जब उसको पता चल जाता था कि हाँ कि अब ये ऐसा टाइम आ गया कि ये जो एकदम वीक पॉइंट है जिस पे कि हम अब अगर कुछ प्रेशर डालेंगे तो हम जीत जाएंगे, तो इस तरह से क्या करता था वो जो रेजिडेंट था वो कंपनी की हेल्प करता था। और इस तरह से भी ये एक कह सकते हैं डिप्लोमेटिक मेथड था। ठीक है, जो कि पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मेथड था, जिस तरह से कंपनी जो है दूसरे इंडियन स्टेट पे कब्ज़ा करती थी। अब जो कुछ पॉलिसीज़ थी जो कंपनी ने लागू की थी, सबसे पहले थी सब्सिडरी अलाइंसेस। ठीक है, दूसरी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और फिर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट्री। ये जो सारी पॉलिसीज़ थी इसी के बल पे क्या किया था, कंपनी ने इंडियन स्टेट पे कब्ज़ा किया था। अब हम पढ़ते हैं कि सब्सिडरी अलाइंसेस क्या था। तो सब्सिडरी अलाइंसेस क्या होता था कि एक जो एक ब्रिटिशर्स था रिचर्ड वेल्सली। ठीक है, रिचर्ड वेल्सली इसका नाम पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम में कि मतलब सब्सिडरी अलायंस कौन लाया था। तो वो कौन लाया था, रिचर्ड वेल्सली लाया था। और उसने क्या किया था, इसमें बताया था कि इसमें होना क्या चाहिए। तो उसने इंडियन जो रूलर थे इस सब्सिडरी अलायंसेस के अंदर, कि इंडियन जो रूलर थे उनको अपने आर्म फोर्सेस रखना अलाउ नहीं था, वो इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकते थे। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस आर्म फोर्स अगर किसी राजा को कह दिया जाए कि आप इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रख सकते हैं, तो राजा कहेगा कि इससे हमारा क्या नुकसान है या फ़ायदा है। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बता दिया कि देखिए, कंपनी के जो लोग थे उन्होंने बोला कि अगर आप आर्म फोर्स रखते हैं, अगर आप सैनिक रखते हैं तो क्या होगा, सैनिकों का खर्चा उठाना, हर महीने उनकी सैलरी देना, उनके
जो हथियार, उनके लिए हथियार लाना और फिर घोड़े लाना, मतलब ढेर सारे खर्चे उन्होंने बता दिए। और नहीं रखने पे देखिए, आप जितना अपने सैनिकों के लिए खर्चा कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप हमको दीजिएगा। मीन्स कंपनी ने कहा कि जो आप पैसे अपने सैनिकों के ऊपर, अपने फ़ोर्स के ऊपर खर्च करते हैं उसका कुछ हिस्सा हमको दीजिएगा। तो बदले में हम क्या करेंगे कि आपको हर टाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मीन्स जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको क्या देंगे, अपने फोर्सेस देंगे, ठीक है, और सारा खर्चा हम उठाएंगे। तो जो राजा महाराजा थे उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि चलो, ना तो सैनिकों पे खर्चा, ना उनकी सैलरी, ना उनके लिए घोड़े, ना उनके लिए हथियार, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और हमें जब ज़रूरत है तो अंग्रेज़ हमको देंगे, और बदले में हमें क्या, इतने सारे खर्चे के बजाय थोड़ा सा खर्चा करके वो करना पड़ेगा, ठीक है। और अब जो ब्रिटिशर्स थे, कंपनी जो थी उसने ये तो बता दिया कि हाँ, कि जब आपको ज़रूरत होगी हमारे सैनिक रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई अगर कोई थर्ड पर्सन राजा के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे सैनिक राजा को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम खुद राजा के ऊपर अटैक करेंगे तो राजा को कौन प्रोटेक्ट कराएगी। तो हिडन चीज़ थी जो राजा ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज़ क्या थी, एक छोटा सा उन्होंने ये भी लगा दिया था कि अगर किसी वजह से जो इंडियन रूलर थे वो सब्सिडी नहीं कर पे नहीं कर पा रहे, तो इसके बदले में जो टेरिटरी है उसका कुछ हिस्सा जो है वो एज ए पेनाल्टी कंपनी को देना पड़ेगा। तो उस समय जो राजा महाराजा थे उन लोग के पास, नवाब वगैरह जो जितने भी लोग थे, उन लोग के पास बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरी थी। तो उनको यही लगता था कि क्या होगा कि अगर हम नहीं पे, अभी तो हमारे पास बहुत सारा है, ऊपर से हम सैनिकों को ना रखने पे हमारा बहुत सारा पैसा बच रहा है, और फिर जब बहुत सारा पैसा बच रहा है तो उसका कुछ ही हिस्सा हम अंग्रेज़ों को दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास ऐसा कभी कंडीशन नहीं आएगा, ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा कि हम पे ना कर पाएँ। तो वो उन्होंने साइन कर दिया इस पर कि हाँ ठीक है, सब्सिडरी अलाउंसेस पे साइन कर दिया कि ठीक है, अगर हम पे नहीं कर पाएंगे तो हमारे राज का थोड़ा सा हिस्सा ले लेना। तो वो लोग खुश हो गए, लेकिन इसकी जो हिडन चीज़ें थी वो उस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है नवाब ऑफ अवध, ठीक है। जो नवाब ऑफ अवध थे शुजा-उद-दौला, देखिए हम बैटल ऑफ प्लासी में जो थे वो थे सिराज-उद-दौला, ठीक है, सिराज-उद-दौला, और जो अवध के नवाब थे वो शुजा-उद-दौला थे, ठीक है, वो शुजा-उद-दौला, नवाब शुजा-उद-दौला। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो शुजा-उद-दौला थे नहीं दे पाए, उन्होंने 1801 में जब वो नहीं पे कर पाए तो कंपनी ने उनका हाफ़ जो रास्ता टेरिटरी थी हाफ़ वो ले ली, ठीक है। उन्होंने सोचा था कि कुछ पार्ट लेंगे, लेकिन कंपनी ने क्या किया, हाफ़ सीधे उनकी हाफ़ टेरिटरी खुद अपने पास रख ली, और चूँकि उनके पास सैनिक भी नहीं थे, आर्म फोर्स थी नहीं, तो वो कंपनी का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। और इसी तरह से जो हैदराबाद है, तो हैदराबाद के जो था वहाँ भी क्या बोलते हैं, उन्होंने कंपनी ने वहाँ की भी जो नवाब थे उनका ले लिया आधा पार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखिए अवध जो है, अगर हम देखते हैं बात करते हैं तो देखिए इधर ये बंगाल का एरिया, ठीक है, और इधर से बढ़ते बढ़ते कंपनी इधर का ये जो था अवध वगैरह एरिया, यहाँ पे कंपनी फैल गई थी। अब जो अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की, का मतलब साउथ की, ठीक है। तो इस वाले एरिया की बात करेंगे जहाँ पे टीपू सुल्तान हुआ करते थे, जिनको हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाए, अगर एक क्वेश्चन बताना कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं, तो टीपू सुल्तान। अभी तक हमने बात की थी कि जो कनिंग ऑफिसर्स थे कंपनी के, उन्होंने अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ लगा करके क्या किया था, कब्ज़ा किया था, लेकिन बहुत जगह पे उन्होंने क्या किया था, फोर्स के साथ लड़ाई भी की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आता है टीपू सुल्तान साउथ में जो थे वहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई की थी, ठीक है। तो सदर इंडियन स्टेट मैसूर जो था वो प्रॉफिटेबल था, ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो थोड़ा सा कर्नाटक का हिस्सा, महाराष्ट्र का हिस्सा, जो पूरा है ना, ये था आपका मैसूर, ठीक है, और यहाँ पे है ये मालाबार, ठीक
ठीक है। अब जो मालाबार था तट, वो ये वाला एरिया जो इधर है एकदम, तो क्या होता था, ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा था। क्यों? क्योंकि यहाँ से रोड जो है डिवाइड होते थे, यहाँ से आप बाहर ले जा सकते थे, और जो यूरोपियन थे, ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ से यूरोप की ओर अपना ट्रेडिंग करते थे। जो टीपू सुल्तान ने क्या किया था, यहाँ पे बैन लगा दिया था। आप देख रहे हैं किस टाइप का बैन लगाया था। कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम फ्रॉम दिस पोर्ट ऑफ द किंगडम। तो जो टीपू सुल्तान का किंगडम था, मैसूर किंगडम अगर हम कहेंगे तो ठीक है, जो मैसूर किंगडम था, यहाँ से कंपनी क्या परचेज़ कर रही थी, पेपर, काली मिर्च और कार्डमम, इलायची, ठीक है, ये 2 चीज़ों को यहाँ से परचेज़ करती थी। तो उस समय जो राजा थे वो थे हैदर अली, ठीक है। हैदर अली 1761 से और 1782 तक यहाँ के शासक थे, और 82 के बाद हैदर अली का जब देहांत हो गया था, जब वो डेड हो गए थे ड्यू टू कैंसर, उनके पुत्र टीपू सुल्तान जो है यहाँ के मैसूर के राजा बने, जो कि 1782 से 1799 तक राज किया था उन्होंने। लेकिन 1782 से तो राजा बन गए थे टीपू सुल्तान, लेकिन 1785 में क्या हुआ था कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने क्या किया था, कंपनी पे ढेर सारे बैन लगा दिए थे कि कंपनी जो क्या कर सकती है, सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी, पेपर एंड कार्डमम जो है वो क्या उसके राज से, टीपू सुल्तान के राज से ट्रेड नहीं कर सकती है, ठीक है। और इसका कारण क्या था, इसका कारण एक तो ये था कि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, वो जो फ्रेंच के जो ट्रेडर्स थे उनसे इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, ठीक है। टीपू सुल्तान और हैदर अली क्या थे, फ्रेंच के जो ट्रेडर्स थे उनसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होने की वजह से इनको मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि जो फ्रेंच ट्रेडर्स थे और ये ब्रिटिश कंपनी जो ट्रेडर्स थे, ये दोनों आपस में राइवल थे, क्योंकि इनको कंपटीशन था। अब दोनों को ही चाहिए था कि हमें ज़्यादा मिले, हम ज़्यादा ट्रेड्स करें, लेकिन तो इस वजह से क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। और प्लस एक चीज़ और थी, जब हैदर अली थे तो कंपनी ने क्या किया था, हैदर अली के ऊपर अटैक किया था। तो ये सारी बातें भी टीपू सुल्तान के दिमाग में थी कि ये जो कंपनी है ये तो अटैक भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एकदम बैन कर दिया कि जो कंपनी है उनके राज से, जो मालाबार वाला इलाका है वहाँ से ट्रेड नहीं कर सकती है। तो जिससे क्या हुआ, कंपनी और हैदर अली टीपू सुल्तान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पे ये है कि देखिए, हमको जो अच्छा नहीं लगता, हम जिसे पसंद नहीं करते ना, हम क्या बोलते हैं कि अरे वो तो बहुत ही बेकार है, हमको ना उसकी बुराइयाँ दिखती है। तो कंपनी ने भी सेम वही चीज़ किया। कंपनी ने हैदर अली टीपू सुल्तान को देखा कि बहुत ही एम्बिशियस हैं और एरोगेंट है और डेंजरस हैं, ठीक है। मतलब इनको ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है कि नहीं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और हमें गुस्सा वाले रहते हैं कि बहुत ही गुस्सा वाले हैं, और ये ना सबके लिए डेंजरस है। कंपनी इस तरह से देखती थी, और कंपनी के दिमाग में ये भी था कि आज ये लोग मना कर रहे हैं, कल को अदर जो स्टेट्स है वो भी मना कर देंगे कि नहीं ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा। तो इस तरह से मतलब कंपनी की नज़रों में मतलब हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही बुरे शासक थे। तो अब जो हमारी नज़र में बुरा होता, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ना उसको, बस हम उसको देखना भी नहीं चाहते, बस उसको हटाओ यहाँ से, अगर वो नहीं रहे तो कितना अच्छा है, यही सोचते ना। तो कंपनी ने भी यही सोचा था। तो इस चक्कर में क्या हुआ, कंपनी ने 4 बार मैसूर के ऊपर आक्रमण किया और 4 बार युद्ध हुआ। जो पहला युद्ध था वो हैदर अली के टाइम पे था, 1767 से 1769 तक, ठीक है, जिसको फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं। अब एंग्लो क्यों बोलेंगे, एंग्लो यानी कि इंग्लिश मैन, यानी कि कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एंग्लो कहा गया है। तो ये हैदर अली के टाइम पे वॉर था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो फ्रांसीसी थे उन्होंने हैदर अली की हेल्प की थी, तो इसलिए जो कंपनी है वो हार गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी। सेकंड टाइम 1780 से 84 तक हुआ था। तो 1780-84 जो है ये हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों ने मिलके जंग लड़ी थी, ठीक है। और इसके बीच में 82 में तो हैदर अली डेड हो गए थे। तो इसमें भी क्या फ्रांसीसी ने फ्रांसीसी ने टीपू सुल्तान हैदर अली की हेल्प की थी, तो इसमें भी कंपनी हार गई थी। थर्ड टाइम क्या किया था, थर्ड टाइम ने कंपनी ने
क्या किया, मराठाओं को बोला कि मराठाओं और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, इन लोगों को बोला कि अगर तुम हमारी हेल्प करते हो टीपू सुल्तान को हराने में, तो हम टीपू सुल्तान मैसूर का जो कुछ इलाका है वो क्या करेंगे, टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो है वो आप लोगों को दे देंगे। तो इस लालच में मराठा, अब टीपू सुल्तान चूँकि उस समय मॉडर्न थे और मराठा लोग चाहते थे कि हाँ कि वहाँ क्या हो, हमारा राज चले, ठीक है। तो अब मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद और कंपनी, इन तीनों ने मिल करके टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो इस वॉर में टीपू सुल्तान जो है वो एक्चुअली इसमें हार भी नहीं हुआ था, इस तरह से मतलब ये ड्रॉ टाइप का हुआ था। और ये कैसे फिर हुआ था, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिर इस वॉर में जो थर्ड वार था, इसमें क्या हुआ था, टीपू सुल्तान को अपने दोनों, ये टीपू सुल्तान है, उनको अपने दोनों बेटों को वो हॉस्टेज बना के देना पड़ा, ठीक है। ये जो अंग्रेज हैं इनके टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को बंदी बना करके ले गए इस युद्ध के वजह से। इसके बाद 1799 में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जिसको हम बैटल ऑफ सेरिंगपटम बोलते हैं। सेरिंगपटम जो टीपू सुल्तान की कैपिटल थी, ठीक है, उसको बचाने के लिए ये युद्ध हुआ और इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। और फाइनली अल्टीमेटली कंपनी को इस युद्ध में मैसूर को जीतने का एक कंपनी जीत गई थी इस इलाके को भी। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ, सेरिंगपटम जो बैटल था, इसके बाद क्या हुआ, टीपू सुल्तान तो डाइड हो गए थे इस युद्ध में। और जो मैसूर में हैदर अली के पहले मैसूर में डायनेस्टी थी किसकी, वोडियार डायनेस्टी थे, ठीक है, रूलर्स जो थे वो मैसूर में थे। तो हैदर अली ने उनको हरा के, वोडियार्स को हरा करके खुद को राजा वहाँ बना दिया था, शासक बना दिया था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, टीपू सुल्तान को हरा करके वोडियार्स को दोबारा मैसूर का शासक बना दिया था। और क्या किया था, जैसे कि कर्नाटक का एरिया है, तो इसमें क्या कुछ एरिया मराठा को दे दिया, कुछ एरिया हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको दे दिया, और बाकी जो एरिया था किसको, वो वोडियार्स को दे दिया। और वोडियार्स को देने के साथ साथ उन्होंने क्या सब्सिडरी अलाइंसेस जो था वो साइन कराया कि आपको आर्म फोर्स नहीं रखना है और आप जो है हम आपकी हेल्प करेंगे, और अगर नहीं आप पे कर पाएँ तो हम क्या करेंगे कि आपका जो है राज ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ये टॉय देख रहे होंगे, ये टीपू सुल्तान का टॉय है। एक्चुअली टीपू सुल्तान को ना साइंटिफिक माइंड का कहा जाता है, और टीपू सुल्तान के पास ये टॉय था, ये एक मैकेनिकल टॉय था जिसमें कि क्या जो इसमें जो है यहाँ पे ये हैंडल लगा हुआ, इस हैंडल को जब ऐसे ऐसे रोल किया जाता था, घुमाया जाता था, तो क्या होता था, ये शेर जो है रोर करता था, दहाड़ता था, और ये जो सैनिक हैं ये क्या होता है, इसके हाथ पैर हिलते थे और ऐसे लगता था कि ये जो टाइगर है वो हमला कर रहा है। तो 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी, और ये जो कंपनी है इस टॉय को अपने साथ ले गई थी, जो आज भी वहाँ पे ब्रिटेन में म्यूज़ियम में, अल्बर्ट म्यूज़ियम, लंदन के अल्बर्ट म्यूज़ियम में संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ एक चीज़ बता दें, साइंटिफिक माइंड होने के साथ साथ की वजह से टीपू सुल्तान क्या, उन्होंने रॉकेट भी बनाया था, और इस वजह से नासा में टीपू सुल्तान की एक फ़ोटो भी रखी गई है। ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।